Alright, so we are going to start the thermodynamic relation between the number density of electrons and holes. तो हमें पता है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है थर्मली तो क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है. ठीक है, तो लेट्स सपोज Ne अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, Ne इज number density of electrons, and NH is representing number density of holes. number density बोले तो इतने number of holes हैं, इतने number of electrons हैं, NH Ne इस तरीके से हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम थर्मली, इसको थर्मोडायनेमिक का मतलब थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे व्हाट विल हैपन, दो चीजें होंगी यहाँ पर. एक, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन. जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा क्या चीज जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल. लेकिन इसी टाइम पर थर्मल जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी एक्वायर्ड हो जाएगी. उस काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन, दूसरे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होल्स की तरफ होगा. तो होगा क्या, यहाँ पर कंटिन्यूएशन में जो जो वैकेंसी यानी कि जहां जहां होल नजर आ रहे होंगे वहां वहां इलेक्ट्रॉन जाकर के उनके साथ कंबाइंड हो जाएंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उनके रिकॉम्बिनेशन. तो कुछ टाइम बाद जब एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा रीच होगा कि जिस टाइम पर जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोथ विल बिकम इक्वल, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट हो रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन भी हो रहे होंगे, डिफ्यूज भी हो रहे होंगे. ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या रेट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रेट ऑफ जनरेशन. तो इस सिचुएशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. तो जब इनके बीच में इस तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उस टाइम पर रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिस्ट्रक्शन विल बिकम इक्वल. तो ये जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होती है वो किस पर डिपेंड करेगी. अगर हमने बोल रखा है कि उस मटेरियल के अंदर, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर Ne इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड NH नंबर ऑफ होल्स है, तो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इन दोनों ही फैक्टर पर ही डिपेंड कर रही है. यही तो रिकम्बाइंड हो रहे हैं और यही तो जनरेट हो रहे हैं. तो हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ जनरेशन बोलो या एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन और will become equal to rate of recombination and इसको हमने एक लेटर दे दिया R, रेट ऑफ जनरेशन या रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन को R, and R is directly proportional to Ne into NH, number of electron into number of holes. जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेट ऑफ कॉम्बिनेशन उतनी ही ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स रेट ऑफ कॉम्बिनेशन या जनरेशन उतनी ज्यादा. ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है. किसमें, एक किसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि Ne और NH किसके लिए चल रहे होंगे, फॉर एनी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अगर मैं यही चीज इंट्रिंसिक की ले लूं तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कंडीशन होती है इंट्रिंसिक की, इंट्रिंसिक बोले तो जो प्योर है, तो उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है, तो सिर्फ उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स केवल थर्मल एक्साइटेशंस की वजह से ही क्रिएट हुए होंगे और उसी की वजह से रिकम्बाइन हो रहे होंगे. इसका मतलब क्या, इंट्रिंसिक के अंदर हमने कंडीशन बता रखी है कि Ne इज इक्वल टू NH होता है, इसको हमने मान लिया. सिंस Ne इज इक्वल टू NH फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको मैंने एक सिंबल दे दिया Ni. ठीक, सो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये भी इक्विलिब्रियम पर तो सेम ही होनी चाहिए. एट इक्विलिब्रियम R is directly proportional to Ne NH.
R is directly proportional to Ni into Ni, यानी कि क्या बन गया, R is directly proportional to Ni square. ठीक है, बहुत सी बुक्स में R को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लिख रखा होता है ऐसे. कैसे, इधर देखो, ये जो मैंने R यहाँ पे दे दिया वो रेट के हिसाब से दे दिया. बहुत सी जगह रेट कांस्टेंट को R बोल देते हैं. कैसे, जैसे ये वर्डिंग ये लिख करके रेट ऑफ जनरेशन, या ये लिख करके रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, और फिर इसको यहां पर ऐसे लिख देते हैं रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर एन ई एन एच, और इस आर को डिफाइन कर दिया जाता है रेट कांस्टेंट. एक ही बात है, आप इसको अगर उस आर से डिफरेंट करवाना है तो मैं इसको स्मॉल आर लिख देता हूँ, रेट के लिए स्मॉल आर लिख देता हूँ, इस कांस्टेंट को लाने के लिए कैपिटल आर लिख देता हूँ. तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्मॉल आर. अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे रेट कांस्टेंट आएगा आर एन आई स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने एन और एन की तो वैल्यू रखी है. तो एन और एन की वैल्यू रखी है, तो बाय 1 and 2 what we can say, Ne into NH should be is equals to Ni square. Ne into NH, ये भी रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ही है, ये भी रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ही है. तो कितना हो जाएगा, आर एन आई स्क्वायर आर एन ई एन एच. आर से आर दोनों तरफ के रेट ऑफ कांस्टेंट तो सेम है, तो एन ई इंटू एन एच कितना आ गया, एन आई स्क्वायर. इस चीज से, इस फैक्टर से, कि इसमें क्या नई चीज करी, इससे ये पता चल रहा है कि हम यहाँ से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों की प्रॉपर्टी को जो हमने बोली उसको डिफाइन कर सकते हैं. क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर एन ई इज इक्वल टू एन एच है तो क्या दोनों वापस बराबर हो रहे हैं. तो वेयर, तो इस इक्वेशन से, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन फॉर एनी सेमीकंडक्टर, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन एट इक्विलिब्रियम. दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एनी सेमीकंडक्टर फॉर देयर रिकॉम्बिनेशन एंड डिफ्यूजन या डिस्ट्रक्शन. ठीक है. सो रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जब इक्वल हो जाए तो कंडीशन क्या मिल रही है, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट कि अगर इंट्रिंसिक है तो उसके लिए एन ई शुड बी इज इक्वल टू एन एच. तो एन आई स्क्वायर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है. सो फर्स्ट फैक्ट ये पता चलता है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne should be is equals to NH, ये बन जाएगा Ni के बराबर. फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, since we know that एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी हमने पहले ले लिया एन टाइप. तो एन टाइप के बारे में हमें क्या पता होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, since majority charge carriers are electrons, that's why their density should be higher. Ne should be much greater than 2 holes. लेकिन फिर भी ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये फॉलो हो, उसके लिए क्या यहां से भी ये चीज समझ में आ रही है क्या कि एनी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं तो इन दो का प्रोडक्ट फिर भी एन आई स्क्वायर ही है. उसके लिए एनएच को छोटा होना पड़े. भाई एनी अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रोडक्ट सेम ही आए, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, एनएच को छोटा बनना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया साहब x इंटू वाई इज इक्वल टू 100. ठीक है, x इंटू वाई, तो 10 इंटू 10 100 होता है. ये कंडीशन इसके लिए फॉलो हो गई इंट्रिंसिक के लिए, क्या भाई दोनों एन और एन एस बराबर है, 10 वैल्यू है. एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो मैंने यहां पर लिख दिया अगर एन की वैल्यू 25 और आंसर 100 ही चाहिए तो y क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब एन शुड बी मच ग्रेटर देन टू एन एच. तो एन टाइप में ये होता है. ठीक इसी तरीके से फॉर पी टाइप, पी टाइप में क्या होता है, आंसर यही चाहिए. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन फॉर पी टाइप के लिए,
होल्स। तो अगर होल्स हैं तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नंबर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, NH की। तो NH की ज्यादा होगी, इसका मतलब Ne की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आंसर Na² के बराबर आएगा, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए मैंने होल्स की 50 कर दी, तो Ne की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2। जब भी इधर की तरफ ज्यादा होगी ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को डिफाइन करती है ये इक्वेशन, इसलिए इसकी एक छोटी सी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से फैक्टर पता चलता है। कितनों को समझ में आ गई ये वाली कहानी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि जब हम इस टॉपिक को अभी करेंगे तो चीज आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, एनर्जी बैंड्स, सबसे पहले तो इसका नॉर्मल मीनिंग बता देते हैं। एनर्जी बैंड्स, एनर्जी के बैंड्स, है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसके डिफरेंट लेवल्स, किसके होंगे एनर्जी बैंड्स, एनर्जी लेवल्स किस में पाए जाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के, जो फील्ड होते हैं उनके। ठीक है, अलग अलग K शेल, L शेल, M शेल, N की वैल्यूज आप इंक्रीज करते जाते हैं, डिफरेंट शेल्स आते जाते हैं, हर एक शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है। फिर शेल में सब शेल होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। उन सब शेल में ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स की कुछ में डीजनरेट वाले होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बोलते सेम है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि पॉली क्या बोलता है, कभी भी ऑल 4 सेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स cannot become same, है ना। 4 वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी, N, L, M एंड S, है ना। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N, एजिमुथल क्वांटम नंबर L, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, स्पिन क्वांटम नंबर S। N बताता है कौन से शेल में, L बताता है शेल के कौन से सब शेल SPDF में। L की वैल्यू 0 S, L की वैल्यू 1 P, L की वैल्यू 2 D, L की वैल्यू 3 F सब शेल। ठीक है, फिर ये पॉसिबल वैल्यूज बताता है कि L N की जो भी वैल्यू है, तो L की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 to N-1, है ना। जैसे N = 3 है, तो L की पॉसिबल वैल्यूज, एजिमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाती है, 0 to N-1, 0 to 3-1, 0 to 2। तो 0, 1, 2, इसका मतलब कौन कौन से सब शेल इंक्लूड होते हैं, S, P, D। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा है, मुझे छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, इसी में सारी चीजें आपको रिकॉल करवा रहा हूं, है ना। तो N अगर हुआ 3, तो उसके लिए L की वैल्यूज होती हैं 0 to N-1, यानी कि 0 to 3-1, 0 to 2। 0 to 2 का मतलब L के लिए 3 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू L = 0 पर, एक वैल्यू L = 1 पर, एक वैल्यू L = 2 पर। L = 0 का मतलब होता है S सब शेल, L = 1 का मतलब होता है P सब शेल, L = 2 का मतलब होता है D सब शेल। ठीक, फिर SPD, इसके अंदर ऑर्बिट्स पता है, मैं डायरेक्ट M और S की चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट जो आप लोगों को पता है वो बता देता हूं। S सिंगल डब्बा होता है, सिंगल ऑर्बिट, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फिल किए जाते हैं। ठीक है, P के अंदर 3 डब्बे, 3 ऑर्बिट्स। 3 ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 6, है ना। Px, Py, Pz या Px, Pz, Py ऐसे लिखते हो आप इसको। ठीक है, D के अंदर कितने ऑर्बिट्स, 5। ठीक है, 5 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। और F के अंदर कितने हो जाते हैं, 7 ऑर्बिट्स, 14, 7, है ना। ये कुछ इसका ये मेथड रहता है। यहां तक सब कुछ आई गेस समझ में आ ही रहा होगा और आता भी होगा आप लोगों को। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को लिखना आता होगा। जैसे मान लीजिए मैं कार्बन की बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, है ना। अगर ऐसा ही पूछूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक। एन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का मतलब जो नंबर सबसे लास्ट में आ रहा होगा सेम नंबर, ये 2 है ये 2 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 है। सेकंड शेल की बात चल रही है, सेकंड शेल बोले तो एल शेल KLM, तो एल शेल है इसमें कार्बन में। इसके अंदर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं वैलेंस ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नहीं पूछ रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ले सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल is known as valence electrons, or valence electron, and that shell is known as valence shell. इसके अंदर आउटर मोस्ट कौन 3 है, तो इसका मतलब थर्ड n इज इक्वल टू 3 इसका क्या हो गया वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोले तो KLM, M शेल इज द वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन फैमिली की स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि उसी में सिलिकॉन है, जर्मेनियम आता है। एक ग्रुप के अंदर हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ये वेरीफाई भी हो गया है यहाँ पर। कार्बन के भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 ही, तो एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं, वेरीफाई कर दिया सर। चलो बहुत बढ़िया। अब एनर्जी के बारे में इसमें डिस्कस करें तो पॉलीज का जो एक्सक्लूजन रूल है या पॉली का जो रूल है वो ये बोलता है कि भाई कभी भी आप जब भी कोई सा भी एलिमेंट लोगे, चाहे एक ही एटम का ले लो, कोई सा भी ले लो, कैसा भी ले लो, कभी भी 4 ये जो वैल्यूज हैं क्वांटम नंबर्स, ये कभी भी सेम सेट में नहीं हो सकती, सेम सेट में नहीं हो सकती। हो सकता है लास्ट स्पिन ही चेंज हो जाए, तो चारों की चारों कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑर्बिट आप बना रहे हो, जो भी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो जगह कहलाती है एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पाए जाते हैं एनर्जी लेवल्स में, जहां कुछ एनर्जी बनी हुई है ना। अपने सराउंडिंग में मतलब मान लीजिए कि चारों तरफ एक एनर्जी का एक रिंग बनी हुई है, समझने के लिए सिर्फ, तो उस एनर्जी के इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वहीं घूम रहे हैं। जहां जहां होगी एनर्जी उन्हीं उन्हीं लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं, घूमते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के वो कमरे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के रहने के लिए एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। फिर डीजनरेट का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो डीजनरेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एक पर्टिकुलर सब शेल के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। ये बात चलती है आइसोलेटेड के लिए, आइसोलेटेड एटम्स के लिए। अब उसका मतलब समझते हैं। ये देखिए साहब, यहां पर ये मैंने बनाया कोई सा एक एटम, चाहे ऐसा ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सिंपल पहले समझने के लिए, और उसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। अंदर कितने चल रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर जो भी चल रहे होंगे वो सब क्या हो चुके होंगे कंप्लीटली फिल्ड। आउटर मोस्ट का मतलब ही वही है कि उससे पहले वाली प्रीवियस पेनल्टीमेट स्टेट्स शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। ये पूरी की पूरी फिल हो चुकी है साहब, इसलिए ये आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट में 4 है, मैंने 4 में से भी एक ही दिखाया है अभी आपको, ठीक है। तो ऐसा मानने समझने के लिए सोडियम मान लो Na, है ना, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक Na का एटम यहां पर है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही हो गई साहब 1s2 2s2 2p6 और 3s1,
ये हो गई आउटर मोस्ट शेल 3s1, तो बस वही शो किया, अंदर के मैंने कोई से भी शो नहीं किया। इसी तरीके से एक और Na ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैंने बहुत सारे कोई से भी एटम, SI का ही मान लो आप, उनको बहुत दूर दूर ले लिया। तो इतने दूर लेने से क्या हो गया, ये हर एक एटम अपने आप में क्या कहला रहा है, आइसोलेटेड एटम। इस आइसोलेटेड एटम का मीनिंग क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, इतनी बीच में डिस्टेंस है। बिल्कुल पास होते तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकता था, रिपल्शन। इवन दो के जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता था, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता। अब SI से पूरी पिक्चर समझते हैं, ये चीज समझ में आ गई है ना। तो यहां पे मैंने बोला कि हर एक के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसका कुछ एनर्जी लेवल बोल दिया मैंने, है ना, एक एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल है इसके पास भी एक एनर्जी लेवल है, इसके पास भी एक एनर्जी लेवल है, सभी के पास एक एक एनर्जी लेवल है। अब मैंने क्या किया, इसको मैं बिल्कुल पास में लेकर के आ रहा हूं। अब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई साहब, ये देखिए इतना पास ले आया कि इनके रीजन्स ही आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट हो गए समझने के लिए। तो खुद बताओ, अभी जो भी इसकी एनर्जी चल रही थी, क्या वो सेम एनर्जी रहेगी या कुछ डिफरेंट हो चुकी होगी, डिफरेंट हो चुकी होगी। रीजन, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो सारी कहानी यानी कि अभी जो एनर्जी चल रही थी 100 जूल चल रही थी मान लो, वो चेंज हो चुकी होगी, वो कुछ ना कुछ चेंज हो चुकी होगी। टोटल रहेगी 100 ही, लेकिन ओवरऑल इन दोनों की डिफरेंट हो चुकी होगी। अगर एक की मान लो इसकी 100 थी, इसकी 100 थी, तो ये जब पास में आए तो 200 तो टोटल होगी, टोटल एनर्जी 200 हुई, लेकिन एक की हो सकता है 120 हो गई और एक की 80 हो गई। इसका मतलब एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो अब क्या हो गया, इस एनर्जी लेवल को मैं एक लाइन से बना देता हूं, ये एक लाइन, एक एनर्जी लेवल एक लाइन, एक एनर्जी लेवल एक लाइन। अब यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स चेंज हो गए, तो इन्होंने क्या कर लिया, उस पूरी एनर्जी लेवल को कितने पार्ट में बांट लिया, दो पार्ट में, टू लाइंस में, क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल क्या हो चुके हैं, डिफरेंट। तो यहां पे मैंने बोल दिया अब एनर्जी के सेम एनर्जी जो पहले थी वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, है ना, टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। यही हम बोलते भी हैं केमिस्ट्री के अंदर, एन शेल है, जब बनाते हो तो आप एन शेल, फर्स्ट शेल, के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर हम बताते हैं इसी एल के अंदर ही तो ये आपका, एम के अंदर ही तो ये तीनों लाई कर रहे हैं, एस पी डी। और एसपीडी की तो आपको पता ही है, तीनों की, तीनों ऑर्बिट की आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। तो हम बोलते हैं कि ये एम बी तीन लाइन से मिलकर के एक सिंगल लाइन जो आप देख रहे थे, वो सिंगल लाइन एक्चुअल में तीन लाइन से मिलकर के बनी है। जब आकर के आप स्टडी करते हो ज़ीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, है ना, तो ये वही चीज है। तो हमने क्या दिया कि एनर्जी डिवाइड हो गई, दो इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास में ला रहे हैं। तो फिर मैंने बात करी साहब, ऐसा मैंने क्या किया, अब मैं मान लीजिए तीन एटम्स को पास में लेकर के आ जाऊं, सेम, है ना, सेम यही वाले एटम चल रहे हैं, साइज में जाना सेम है। तो अब तीनों पहले ये 100 जूल लेवल पे चल रहे थे, मान लीजिए एनर्जी लेवल 100 जूल का था, 100 जूल का था। अभी ये डिवाइड हो गया, किसी का एक का कम है, एक का ज्यादा है, इसे एक को ऊपर नीचे लिख रखा है मैंने, एक को 120 मान लिया, एक को 80 मान लिया, डिवाइड हो गए। तीन को जब लाऊंगा तो इन तीनों की सेम हो जाएगी कि डिफरेंट रहेगी, अभी भी डिफरेंट ही रहेगी, है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके ऊपर भी लगा रहा होगा अट्रैक्शन, इस पे भी लगा रहा होगा, ये भी इधर लगा रहे होंगे। इनफैक्ट अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो यहाँ 4 चल रहे हैं, तो इनका तो एनर्जी लेवल और ज्यादा ढंग से स्प्लिट होगा। तो 3 को पास में लाया तो कितने एनर्जी लेवल बन गए, 3।
अगर मैं n एटम्स को पास में लाऊं तो मुझे कितने लेवल्स मिलेंगे? n एटम, n एनर्जी लेवल्स। समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, n एनर्जी लेवल्स ये किसके हैं? एटम्स के। जितने एटम को पास में ला रहा हूं उतने बन रहे हैं, ठीक है। अब एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो मैं दो की पिक्चर बनाता हूं। तो ये जो एनर्जी लेवल थे, ध्यान से देखो, सेम ही रखा है मैंने, 100 जूल 100 जूल। ये एक एटम का एक एनर्जी लेवल था। दो एटम जब पास पास आए जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन थे, तो उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया दो एनर्जी लेवल में, और इस एक एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल चल रहे हैं कितने? दो। किसके? एक इस इलेक्ट्रॉन के और एक इस इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से इस एनर्जी लेवल में भी दो सब एनर्जी लेवल चल रहे हैं, एक इस इलेक्ट्रॉन का और एक इस इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने? 4, 4 बन गए सब। अगर ध्यान से समझना, हर एक में दो दो हैं, n एटम्स को पास में लाऊं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल कितने एनर्जी लेवल्स तैयार हो जाएंगे? 2n। हर एक में 2 है ना। n एटम्स को लाऊंगा तो n एनर्जी स्टेट्स, और हर एक एनर्जी स्टेट को भी दो में हमें डिवाइड करना है, तो टोटल 2 इंटू n एटम्स। एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन, n एटम्स में 2n, तो 2n एनर्जी लेवल्स मिल गए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे? 4n। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक में, तो टोटल कितने एनर्जी लेवल्स बनेंगे? 4n। 2 थे तो 2n। भाई 8 नहीं होंगे ना बेटा, 4 हैं तो 4 से कितने बनेंगे? हर एक एनर्जी लेवल फिर 4 4 में डिवाइड होगा ना। तो एक के अंदर 4, n एटम्स के अंदर कितने? 4 इंटू n, 4n एटम्स, 4n एनर्जी लेवल्स। समझ में आती है बात? यही कहानी हो रही है किसकी? सिलिकॉन की। तो इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ये चारों इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं। अभी जब तक दूर दूर है ये कहला रहे हैं आइसोलेटेड। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां पर है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई किसी पर फोर्स नहीं लगा रहा, सबका एनर्जी लेवल सेम था। पास पास जैसे जैसे लाना स्टार्ट किया, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होना स्टार्ट हो गए। जितने एटम्स को पास में लेकर के आया जाएगा उतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने और मिलेंगे। अब केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, वो तो एक्वायर कर रहे हैं, फर्क पड़ता है इससे। मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन तो है 3s2 3p2, लेकिन हमें पता है s अगर कहीं पे आ गया तो s के पास एक डब्बा होता है, इस एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं? 2। तो हम बोलेंगे कि अगर कहीं पे s दिख रहा है तो आप बोलोगे उसके 2 एनर्जी स्टेट्स हो चुके होंगे। अब भले इसमें इलेक्ट्रॉन आए या ना आए, s अगर लास्ट के अंदर है s, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसके पास कितनी एनर्जी पहले से होनी चाहिए तभी तो आकर के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में आ पाएगा। एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप फिल कैसे कर पाओगे? इसी तरह से अगर मैं पी की पूछूं तो पी में कितने ऑर्बिट्स होते हैं? 3। हर एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 2 2 2 6। तो टोटल पी सब शेल की कितनी एनर्जी स्टेट अवेलेबल होती हैं? 6 एनर्जी स्टेट्स। अब ये बात अलग है कि 6 एनर्जी स्टेट्स में ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं। यहां ध्यान से देखूं तो यहां कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं? 2। तो बोलूंगा मैं कि 6 एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल, आउट ऑफ विच 2 एनर्जी लेवल्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड। ये कहानी यहां तक कि कितनों को अच्छे से समझ में आ गई। तो अब देखिए साहब, यहां पर अब हमने क्या किया, एक डायग्राम, एक ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में?
एनर्जी लेवल्स, है ना, और वो जो हमने एटम्स यहां रख रखे थे, यानी कि एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इनके बीच में हम एक ग्राफ बना रहे हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये 0, ठीक है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में पहले बना देता हूं साहब, ये लो, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ये बना दिया। इनमें से हमें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है तो कौन से सब शेल में जाता है, 1s। फिर उसके बाद 1s पूरा फिल हो जाए, 1s2, तो जाके किस में आता है, 2s। 2s पूरा फिल हो जाए तो किस में आता है, 2p। 2p पूरा फिल हो जाए तो आता है 3s, है ना। अब 3s पूरा फिल हो जाए तो आएगा 3p में, और SI की बात करूं तो ये बन जाएगा 3p2। और हमें ये भी पता है कि एनर्जी जैसे जैसे शेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है ना। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये जनरल, बिल्कुल जनरल डायग्राम बना दिया मैंने, है ना। अब इसको अभी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली। अब ये अभी मैंने रख रखा है साहब, ये वाला वो रीजन है कि जो जहां पे एटम सारे के सारे आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड रीजन, यानी कि ये लाइन के इधर सभी एटम बहुत ही दूर दूर हैं। अगर बहुत दूर दूर हैं तो सभी की एनर्जी लेवल क्या चल रही है, सेम चल रही है, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब मैंने क्या किया कि एक क्रिस्टल लिया SI का, ये क्रिस्टल SI का, जिसके अंदर बहुत सारे SI के एटम्स हैं। कितने एटम मान लो, n एटम मान लेता हूं, n एटम्स ऑफ SI। तो ये, और ये सभी बहुत दूर दूर है, तो अभी कोई किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा, ये सबका प्लस, सबके बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है, समझ में आ गया, कोई किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा, ये सब आइसोलेटेड एटम बना दिए। अब मेरा एम है कि इन आइसोलेटेड एटम को पास में लाना है, ठीक है साहब, इन आइसोलेटेड एटम्स को पास में लाना है। और हर एक में कितने हैं, 4 4 4। अब मैं सारी पूरी पिक्चर नहीं बना रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। इनको पास पास में लाएंगे तो उससे होगा क्या कि पास में आकर के लेटिस फॉर्म करना चालू कर देंगे। ये क्रिस्टल में है अभी, अब इनको पास पास में लाएंगे तो कुछ मिलकर के एक पर्टिकुलर लेटिस बना लेंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेशंस बनना स्टार्ट हो जाएगी कि ये एक के अंदर जैसे 2 4 ये ऐसे पास पास आ गए, इन्होंने लेटिस बना लिया, इस तरीके का कुछ कुछ हो गया, फिर ये भी आसपास में है। इस तरीके से हम कुछ बात कर रहे हैं। मेनली है हमारे पास n एटम, अगर n एटम्स हैं तो कितने एनर्जी लेवल्स मिलेंगे हमें शुरू में, n, जितने एटम्स उतने एनर्जी लेवल्स। हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हमें रिक्वायर्ड कितने एनर्जी लेवल्स की है, 4n एनर्जी लेवल्स की रिक्वायरमेंट, जिनमें इन चारों इलेक्ट्रॉन को फिट किया जा सके, ठीक है। तो मिनिमम हमारे पास 4n एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। अभी इसकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन में करते हैं।